दलित चिंतन पर कमल भारती जी की पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे अति दलितों की भागीदारी के प्रश्न लेख के ऊपर। इसके तहत 1996 में वाल्मीकियों द्वारा उठाए गए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के मुद्दे को कमल भारती जी सरासर गलत बताते हुए कहते हैं कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति का शिक्षित होना अति आवश्यक है। और चूंकि वाल्मीकि समुदाय ने शिक्षा के महत्व को काफी देर से महसूस किया है, इसीलिए उनकी भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी और अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य लेख की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का लेख है दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा में भागीदारी के सवाल। और यही सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों सालों से इसी के दम पर जो है वो वंचित रखा गया है, शोषण किया गया है। चलिए, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा में भागीदारी के सवाल। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा में भागीदारी का प्रश्न सचमुच आज का सबसे ज्वलंत और गंभीर विषय है। क्योंकि ये लोकतंत्र में भी भागीदारी का प्रश्न है, इसीलिए इस विषय पर बहुत साफ साफ बात होनी चाहिए। मैं इतिहास को दोहराना नहीं चाहता, परंतु तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए इतिहास का थोड़ा सहारा जरूर लूंगा। यह सर्वविदित है कि हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था में न तो शूद्रों विद इन ब्रैकेट पिछड़ी जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार है और न दलितों को। इस बात का श्रेय तो ब्रिटिश सरकार को ही जाता है कि उसने दलितों और पिछड़ों के लिए शिक्षा के द्वार खोलकर इस व्यवस्था को तोड़ा है। यह व्यवस्था यदि नहीं टूटती विद इन ब्रैकेट जैसा कि 800 साल के मुस्लिम शासन में यह व्यवस्था नहीं टूटी, तो न तो महात्मा फूले पैदा होते और न डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हो पाता। अतः कहना न होगा कि आज दलितों और पिछड़ों की शिक्षा के क्षेत्र में जो भी थोड़ा बहुत स्थान है उसका मार्ग ब्रिटिश सरकार ने ही प्रशस्त किया था। तो यहाँ यह बात गौरतलब है कि मुगलों के शासन में भी दलितों और पिछड़ों का कोई भी किसी भी तरह का शैक्षणिक उत्थान संभव नहीं हो पाया था। लेकिन शिक्षा में प्रगति की धारा का जो सूत्रपात ब्रिटिश काल में हुआ और जिसके लिए महात्मा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास विशेष उल्लेखनीय हैं, वह स्वतंत्र भारत में गति नहीं पकड़ सकी। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आज की स्थिति ज्यादा शोचनीय है। दलितों की शिक्षा में भागीदारी अभी तक सिर्फ 7% ही हो सकी है, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग का स्थान 1.5% है। सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति पिछड़ी जातियों की है, जिनकी आबादी तो लगभग 52% है, परंतु शिक्षा में उनकी 1% भी अभी तक भागीदारी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति क्यों है और इस पर विचार करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? मतलब अभी तक इस स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता को क्यों नहीं समझा गया? शिक्षा में इन वर्गों की दयनीय स्थिति के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को प्रमुख कारण माना जाता है, जो हमारे लोकतंत्र पर हावी है। ब्राह्मणवाद एक प्रमुख कारण है भी क्योंकि वे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास को ब्राह्मण वर्चस्व के लिए खतरा मानता है। लेकिन कुछ और कारण भी इसके मूल में हैं, जिन पर अक्सर विचार नहीं किया जाता है। ये कारण है राजनीति उदासीनता और धार्मिक सत्ता का आतंक। मतलब पिछड़े अभी भी सोच के मामले में भी काफी पिछड़े हुए हैं। इसे अदरवाइज लेने की, ऑफेंडेड फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। जब दलित नेताओं ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए आंदोलन चलाया और दलितों के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न उठाया, तो पिछड़ी जातियों ने न तो इस आंदोलन में भाग लिया और न अपना नैतिक समर्थन इस आंदोलन को दिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई समानांतर आंदोलन चलाया हो। प्रत्युत्तर हुआ यह कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की मुक्ति का आंदोलन चलाया और उसने प्रत्येक राजनीतिक चेतना पैदा की, तो सर्वाधिक विरोध पिछड़ी जातियों के ओर से ही हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के समय भी और आज हालांकि स्थिति बहुत बदल गई है, लेकिन एक लंबे समय तक 1990 के दशक तक में भी यही सब कुछ हमें देखने को मिलता था। सुनिए आगे। पिछड़ी जातियां स्वयं को पिछड़े मानने के लिए तैयार ही नहीं थीं। वे दलितों की मुक्ति को भी पसंद नहीं करती थी। जो स्वयं अपने लड़के लड़कियों तक को पढ़ाना अधर्म समझती थी, वे दलितों का पढ़ना लिखना कैसे बर्दाश्त कर सकती थी?
वे न केवल उस समय बल्कि अभी हाल तक ब्राह्मणों की पुलिस फोर्स के रूप में काम करती थीं। यही कारण है कि गांव में दलितों ने जब भी व्यवस्था तोड़ी और अपने स्वाभिमान को जताना चाहा, तो उन पर अत्याचार करने वाले हाथ पिछड़ी जातियों के ही थे। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इन हाथों को उकसाने वाले ब्राह्मणों और सामंतों के हाथ थे। यही वजह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात की गई, तो पिछड़ों की शिक्षा का जोरदार विरोध किया गया। सिर्फ राजनेताओं द्वारा ही नहीं, न्यायालयों द्वारा भी। यही कारण है कि पिछड़ी जातियां पिछड़ी ही बनी रही और दलित जातियों का संघर्ष जारी रहा और इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप उनकी शैक्षिक प्रगति भी जारी रही। आज दलितों में लगभग 150 से भी ऊपर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। विधानसभाओं और संसद में उनकी सुनिश्चित भागीदारी है। यह स्थिति पिछड़ों की नहीं है, न सेवाओं में और न राजनीति में उनकी सुनिश्चित भागीदारी है। प्रशासनिक सेवा में उनका प्रतिशत नगण्य है। इसका कारण है उनकी राजनीतिक उदासीनता, जो अभी भी कुछ हद तक दिखाई देती है। आज दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों, खास तौर से मुसलमानों का जैसा राजनीतिक ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, वैसा पहले नहीं था। यदि डॉक्टर अंबेडकर के समय में ही ये ध्रुवीकरण बन जाता, तो इसमें संदेह नहीं कि पिछड़े समुदायों की प्रगति का ग्राफ भी आज बहुत ऊपर होता। आरक्षण की जो सुविधा उन्हें 40 साल बाद 1990 में प्राप्त हुई, वह उन्हें दलितों के साथ ही मिल गई होती, परंतु पिछड़ों में राजनीतिक चेतना का अभाव उन्हें अपने विकास की चिंता से न जोड़ सका। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि पिछड़ों के अधिकारों की लड़ाई भी दलितों ने ही लड़ी। तो पहले के लेखों में हमें बात पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जो है कान्शी राम जी इस चीज को लेकर आगे आए और उन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को लागू किए जाने का समर्थन किया और पिछड़ों के खिलाफ, पिछड़ों के लिए इस लड़ाई में अपनी भागीदारी दी। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा जो पिटाई लगी इस आंदोलन की मुहिम में, वो दलितों को लगी, सिर्फ पिछड़ों का समर्थन करने के रूप में। उसकी चर्चा है आगे, सुनिए। पिछले एक दशक से जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन दलितों ने इस देश में चलाया, वह उसी का परिणाम है कि भारतीय राजनीति के केंद्र में सामाजिक न्याय के मुद्दे आए और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो सकी। मंडल के लिए भी दलित वर्गों के लोग ही संघर्षशील रहे। इस मंडल को रोकने के लिए भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने कमंडल आंदोलन चलाया और पिछड़ी जातियों ने ही अपने विनाश के इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटना हमें देखने को मिलती है। जब मंडल लागू हुआ तो सवर्णों के कहर दलितों पर बरपा हुए। स्कूलों में, छात्रावासों में दलित पीटे गए। दलितों के छात्रावासों पर सवर्णों ने हमले किए और हैरत की बात यह है कि इन हमलावरों में पिछड़ी जातियों के छात्र भी शामिल थे और मुसलमान भी आगे आगे थे। मंडल के माध्यम से आज पिछड़ी जातियों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त हुई है। इसके सकारात्मक परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। पिछड़ी जातियों में ये चेतना अब विकसित हो रही है कि आरक्षण लोकतंत्र में भागीदारी का मामला भी है और ये समाज को बेहतर बनाने में काफी अहम भूमिका निभा सकता है। तो 1990 के दशक से लेकर आज के दशक तक में बहुत ज्यादा फेरबदल हो गया है। पिछड़ों ने इस बात को महसूस किया है कि लोकतंत्र में यदि अपनी भागीदारी चाहिए तो आरक्षण उसके लिए सबसे पहला प्रावधान होना चाहिए। लेकिन शिक्षा का प्रश्न बहुत गंभीर है, क्योंकि बिना शैक्षिक विकास के शासन प्रशासन में भागीदारी प्राप्त नहीं की जा सकती। शासक जातियां इसकी गंभीरता को समझती हैं। इसे जरा ध्यान से सुनिए। इसीलिए जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा में आरक्षण लागू किया था, तो सभी शासक जातियां इसके विरुद्ध लामबंद हो गई थी। उत्तराखंड में यह आग ज्यादा तेज भड़की थी। वहां कॉलेजों में प्रवेश पत्र फाड़ डाले गए और पिछड़ी जातियों के छात्रों को मारकर भगा दिया गया था। पूरे देश में ही शिक्षा में आरक्षण के खिलाफ धरने प्रदर्शन सवर्णों ने किए थे। इसका एक ही कारण था कि शिक्षा में दलितों और पिछड़ों के प्रवेश से सवर्णों को यह भय था कि उससे उनका सत्ता प्राप्त करने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए सवर्णों ने शिक्षण में आरक्षण का विरोध किया, ताकि शिक्षण व्यवस्था सवर्णों के हाथों में रहे
और उसमें उन्हीं का वर्चस्व कायम रहे। आज भले ही आरक्षण लागू है, परंतु शिक्षा में सवर्ण वर्चस्व ने ऐसी कड़ी नाकेबंदी की है कि दलितों और पिछड़ों की शैक्षिक प्रगति का ग्राफ ऊपर नहीं जा पा रहा है और किसी तरह जद्दोजहद करके आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में या मेडिकल में ये लोग प्रवेश भी पा लेते हैं दलित पिछड़े, तो उनके साथ जातिगत भेदभाव की घटनाएं बहुत आम होती हैं, जिससे तंग आकर आपने सुना होगा अक्सर न्यूज़पेपर में आजकल सुनने में आता है कि जगह जगह आईआईटी के छात्र जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, मेडिकल के बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये इसी कड़े नाकेबंदी का ही जो है रिजल्ट है। भारत में दोहरी शिक्षा प्रणाली भी दलितों और पिछड़ों के खिलाफ है। यही नहीं, चिकित्सा, तकनीकी और अन्य उच्च शिक्षा के संस्थानों में भी दलित और पिछड़ी जातियों का प्रवेश रोकने के लिए कड़ी नाकेबंदी की जाती है। इस नाकेबंदी को तोड़ पाना सामान्य दलित पिछड़ों के वश का नहीं है। इसीलिए आज भी इन उच्च सेवाओं में दलित पिछड़ों का स्थान बेहद नगण्य और चिंतनीय है। यदि इस नाकेबंदी और परिवर्तन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी गई, तो उन्हें सिर्फ सवर्णों की दया पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यहां तक मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में दयनीय स्थिति का प्रश्न है, उसके लिए स्वयं मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुसलमान उस व्यवहार के शिकार नहीं जिसके दलित लोग शिकार होते हैं। आज देश में मुसलमानों की स्वयं की शिक्षण संस्थाएं होने के बावजूद उनका शिक्षा में शोचनीय स्थान होना हैरत का विषय भी है। ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना केवल जमींदारों, ताल्लुकेदारों और अन्य उच्च मुसलमानों के बच्चों को तालीम के लिए की गई थी। उसका विधान में इसका भी उल्लेख किया गया था। उसका परिणाम यह हुआ कि निचले तबके के मुसलमानों में जिन्हें अल्जाफ यानी नीच कहा जाता है, शिक्षा की कोई किरण नहीं पहुंची। आज भी मुस्लिम उलेमा और उच्च तबके के मुसलमान निचले तबके के मुसलमानों की दीनी तालीम के ही पक्ष में रहते हैं, जबकि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाते हैं। क्योंकि मुस्लिम राजनीति भी इसी उच्च तबके के मुसलमानों तक केंद्रित है, इसीलिए राजनीतिक स्तर पर भी वे उनका शोषण ही करते हैं। मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का भी इस वर्ग ने विरोध किया। इस विरोध का कारण यही था कि इससे वह वर्ग भी अवश्य लाभान्वित होता जो दलित बना हुआ है। आज मुसलमानों में ऐसी सैकड़ों जातियां हैं जो शिक्षा से पूरी तरह अछूती हैं और भीख मांगकर, शहनाई बजाकर, भालू नचाकर और गंदे काम करके गुजारा करती हैं। इन मुसलमानों के प्रति अशोराफ मुसलमानों में उतनी चिंता भी नहीं है जितनी कि प्रगतिशील हिंदुओं में दलितों के प्रति है। मतलब हिंदुओं में भी जो प्रगतिशील हिंदू हैं, उनके सोचने समझने के तौर तरीकों में पहले के मुकाबले में काफी बदलाव आए हैं और दलितों की तरफ से भी वे लड़ाइयां लड़ने को तैयार हुए हैं। लेकिन मुसलमानों में आज भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दलितों में भी वाल्मीकि, डोम, दूसक, डोमर, कंजड़ आदि अति दलितों की स्थिति शिक्षा में पूरी तरह नगण्य है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सरकार के शैक्षिक कार्यक्रम भी उन्हें शिक्षा से जोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। राजनीति में निस्संदेह दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के ध्रुवीकरण की आवश्यकता है, परंतु सामाजिक क्षेत्र में यदि ये समुदाय एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं तो शिक्षा में अपना बेहतर स्थान पाने के लिए उनका संघर्ष रंग ला सकता है। और इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। लेख लिखा गया था 6 सितंबर 1996 को। लेकिन यहाँ पर यह चीज समझे जाने की जरूरत है कि ऐसे में यदि हम लोग राजनीतिक सत्ता हासिल भी कर लेते हैं, दलित और पिछड़े बिना शिक्षा के या शिक्षा के अभाव में वो ज्यादा आगे जा नहीं पाएंगे, अपने लोगों का भला भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हर चीज से अपने को किनारा करते हुए शिक्षा की तरफ फोकस करना बेहद जरूरी है। यही कमल भारती जी भी बताना चाह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक उत्थान भी सिर्फ तभी संभव है जब आप शैक्षिक तौर पर अपने आप को काबिल बना लेते हैं। ये लेख आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए, लेकिन एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।